ये आज का विषय वस्तु इस ऑनलाइन कक्षा में मेरा अशुद्धि संशोधन, ठीक है। अशुद्धि संशोधन के बनाने के कुछ तरीके होते हैं, उसके विषय होते हैं। तो कर्ता और क्रिया का शुद्ध रूप प्रयोग करें। पहला है इसका कि कर्ता और क्रिया का शुद्ध रूप, कर्ता और क्रिया का शुद्ध रूप। इसके बाद आप लोग देखे होंगे, हम आप लोगों को अनुवाद बनाते समय बताए थे कि 3 पुरुष होते हैं, एक प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। शायद आप लोगों को याद होगा। और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये याद है क्या आप लोगों को? प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए, प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है और उत्तम पुरुष जो कहने वाला होता है। ध्यान देंगे, अशुद्धि संशोधन में 2 ही है, कर्ता और क्रिया का शुद्ध रूप से प्रयोग करना। अशुद्धि संशोधन जब हम बनाएंगे तो अशुद्धि संशोधन में कर्ता और क्रिया, यानी कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन में है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन में होगी। अब ध्यान देंगे, जैसे हम आपको एक बताते हैं, सह और सा, तौ ते, ते ता। ये देखिए, सह पुल्लिंग का है, सह तौ ते। स्त्रीलिंग में होता है सा ते ता, ठीक है। सह तौ ते ता ते ता। इसके बाद आते हैं तो होता है त्वम, युवाम और यूयम। इसके बाद आता है अहम, आवाम और वयम, ठीक है। बहुत अच्छा। देखिए, अब कहता है कि कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन में है और क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन में है तो वाक्य अशुद्ध होगा या शुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। उसका शुद्ध रूप क्या होगा कि प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, ठीक है। अब मान लो कि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन में है और क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन में है तो वाक्य शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि कर्ता हमारा यूयम है तो क्रिया भी यही होगी। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो हम पढ़ते हैं, आप लोग लट लकार में पढ़े हैं, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः और पठामः, ठीक है। तो ये हमारा चयन करना है। मान लीजिए हमने प्रश्न किया, ध्यान देंगे थोड़ी सी, यानी कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो सह पठती, सा पठती,
तौ पठतः ते पठतः, ते पठन्ति ताः पठन्ति, त्वं पठसि युवां पठतः, यूयं पठत अहम पठामि आवां पठावः वयं पठामः। अब मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि वयम पठामि, वयम पठामि, ये अशुद्ध है और इसे शुद्ध करना है, तो क्या होगा? वयम पठामः। यही है अशुद्धि संशोधन, यानी कर्ता और क्रिया का शुद्ध रूप से चयन करना। अब मान लीजिए हम इसको हटा दिए, ठीक, इसको हटा दिए और इसको अशुद्ध बना दिए, क्या होगा? अहम पठामि। क्लियर हो रहा है? यानी कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में हो, हमारी क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगी। क्लियर हो गया? यानी कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन में होगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। आगे कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन होगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन में होगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन में होगी। आगे आते हैं तो कर्ता यदि उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन। ऐसा नहीं होगा कि क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में है और कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो यह मेल ही नहीं खाता है। यानी दोनों को समान होना है। ठीक है, तो इसे क्या आप लोग लिख लिए हैं? तो हम मिटा के आगे बढ़े। अब देखिए हम पूछेंगे डायरेक्ट। देखिए अब हम आप लोगों के आज का दिनांक है 27/7/21। ठीक, अब इसे आप लिखेंगे तो कर्ता और इसमें अब होता है वचन, लिंग, पुरुष, लकार और विभक्ति। इस तरह से संशोधन होता है। वचन, लिंग, विभक्ति, लकार, विभक्ति, लकार, पुरुष, ये अशुद्धि संशोधन के रूप है का संशोधन। ठीक है, वचन यानी कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो हमारा स्त्रीलिंग रूप प्रयोग करेंगे। विभक्ति यानी सह चक्रेण थी, सह कलमेन लिखती, हम लिखेंगे सह कलमात लिखती, तो हमारा अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि कलमेन तृतीया होगा, पंचमी नहीं होगा। तो आइए हम आप लोगों को बताएं। देखिए कर्ता, कर्म, कर्ता व कर्म लिखते जाएंगे, आप लोग लिख लीजिए इसे। कर्ता और कर्म के लिंग और विभक्ति। अच्छा, लिंग और विभक्ति के शुद्ध प्रयोग के लिए विशेषण विशेष्य संबंध
विशेषण विशेष्य संबंध, कारक चिन्ह और उपपद विभक्तियों का प्रयोग, कारक चिन्ह और उपपद विभक्तियों का प्रयोग, उपपद विभक्तियों का प्रयोग को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान देंगे ये कि हमारा जो संशोधन होगा, वह वचन, लिंग, विभक्ति, लकार और पुरुष के द्वारा संशोधन, कर्ता और कर्म के लिंग और विभक्ति के शुद्ध प्रयोग के लिए विशेषण विशेष्य संबंध, कारक के चिन्ह और उपपद विभक्तियों का प्रयोग को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम अशुद्धि संशोधन करते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं हम पिटाई इसको। अब देखिए, पहला नियम में आते हैं कि लिखते जाएंगे, वाक्य संशोधनार्थ निम्नांकित नियम द्रष्टव्य है। वाक्य शुद्ध करने के लिए लिखते जाएंगे सब लोग, करने के लिए निम्नलिखित नियम को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान देंगे, निम्नलिखित नियम को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कर्ता क्रिया अन्वय। कर्ता क्रिया अन्वय यानी इसका अर्थ है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में हो, हमारी क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगी। ठीक है, यानी ध्यान देंगे, यदि हम कहेंगे कि रामः पठन्ति और ये वाक्य ये अशुद्ध है, यहां क्या होगा? रामः पठति, ये कहता है कर्ता और क्रिया का अन्वय, यानी कर्ता और क्रिया का शुद्ध रूप से चयन। ठीक है, अब यदि हम आपसे कहेंगे कि वयम पठतः और ये अशुद्ध है, क्या होगा? बोलिए। युवाम पठतः, युवाम पठतः। ठीक है, अगला यदि हम आपसे प्रश्न करें कि रामः पठन्ति, ये अंडरलाइन है, आपने बताया रामः पठति। वयम पठतः, आपने बताया कि वयम अशुद्ध है तो युवाम पठतः। यदि मान लीजिए हमने इसको हटा दिया और यहां ले आ दिया तो क्या होगा? बोलिए बोलिए। ये यूयम
वयम पठतः और पठतः अशुद्ध है, तो यहां सही क्या होगा? वयम, चलिए ठीक। आगे हम फिर आते हैं अगला प्रश्न लेकर आपके सामने कि ये तो अशुद्धि संशोधन इतना आएगा तो आप कर लेंगे कि कोई दिक्कत? बोलिए, आप लोगों को कोई परेशानी इसमें? नहीं दिक्कत होगी। अब आते हैं हम आपके पास, है इसको ध्यान में रखेंगे क्या कि यदि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष। अब ध्यान देना है कि कोई एक धातु रूप आपको याद रख लेना है उस पांचों लकारों में। एक लट, लिट, लंग और लोट और विधिलिंग। ये ध्यान रखना है, कोई एक याद कर लेना है आपको पांचों लकारों में। जैसे लट में हमने पढ़ा, आप लोग भी पढ़े, पठती, पठतः, पठंती। ये सिर्फ प्रथम पुरुष का हम बता रहे हैं। लिट में आप लोग पढ़ते हैं, बोल दीजिए पठिष्यति, आगे बोलिए कोई और, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति। ध्यान देंगे, एक वचन का रूप प्रयोग करके बताएंगे, ठीक है? आप याद रखेंगे, लट में पठती, पठतः, पठन्ति, लिट में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, लंग लकार अपठत, अपठताम, अपठन, लोट लकार पठतु, पठताम, पठन्तु और विधिलिंग पठेत, पठेताम, पठेयु। ये ध्यान रखना है आपको, बस याद कर लेना है पांचों लकार में सिर्फ पठ का, बाकी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए खाद का लेते हैं तो क्या होगा? खादती, खादतः, खादन्ति, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, अखादत, अखादताम, अखादन, खादतु, खादताम, खादन्तु, खादेत, खादेताम, खादेयु। खादे हो जाएगा। अब मान लीजिए आप लोगों से पूछते हैं कि गम का बताइए, तो गम का गच्छति चलता है तो क्या होगा? बोलिए। यहां, वेरी गुड, यहां हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब हम आप ये मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए हो तो ठीक, नहीं तो इसको लिखना भी जरूरी है, आप लोग लिख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हर चीज आपको लिखने पर नंबर मिलेगा, बोलने पर नंबर नहीं मिलेगा। जैसे हम आपको प्रश्न पुनः किए, सिर्फ आज वचन बता रहे हैं। तौ खेलती, तौ खेलती और खेलती अंडरलाइन है, बता दीजिए। इसका जवाब किसने दिया? अभी इसके पहले किसने उत्तर दिया था? प्राची, आप गलत है। सह तौ, सह तौ, ते, तौ द्विवचन में है तो क्रिया हमारी बहुवचन में होगी कि द्विवचन में होगी? खेलता। वेरी गुड। तो यहां उत्तर हम लिख देते हैं खेलता। अब अगला नंबर जिसकी बारी हो आप लोग बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अब यदि हम आपसे प्रश्न करें कि यूयम, यूयम खेलसी, यूयम खेलसी, और ये अंडरलाइन है, खेलता। किसने उत्तर दिया भाई? खेलत। नाम बता दीजिए। अर्णव। वेरी गुड अर्णव। अगला है ते, ध्यान देंगे।
अब ये आपको आप अपने बताना है, ते अगच्छत, और अगच्छत अंडरलाइन है, अगच्छन। ठीक है, अगला अभी पूछिए आप लोगों से कि छोड़े ही बताइए, बोलिए, पूछिए। अहम अहम पठामह, अहम पठामह, अहम पठामह। ठीक, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, रामः रामः पठन्ति, और ये अंडरलाइन, रामः पठति, रामः पठति। वेरी गुड। तो ये ऐसा अशुद्धि संशोधन यदि आता है तो हमें लगता है कि आप लोग बना देंगे। ठीक है, एक आपसे एक क्वेश्चन और प्रश्न कर लेते हैं कि ते बालिके नृत्यन्ति, ते बालिके नृत्यन्ति, और ये अंडरलाइन है। बोलिए, सा ते ता, सा ते ता, ते किस में आ गया? प्रथम पुरुष नृत्यतः, क्या होगा? नृत्यतः। बहुत अच्छा, नृत्यतः। तो ये हमारा आ गया। तो इससे हम लगता है कि वचन संबंधी अशुद्धि तो हम लोग ठीक कर लेंगे। अब इसमें कोई परेशानी, वचन संबंधी अशुद्धि में कोई परेशानी नहीं। अब देखिए दूसरा जो नंबर आता है हमारा, वह आता है लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन लिंग होते हैं। पुल्लिंग, क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग प्रायः स्त्रीवाची शब्द होते हैं, और नपुंसकलिंग वे शब्द होते हैं जो न तो पुल्लिंग होते हैं और न ही स्त्रीलिंग होते हैं। अर्थात निर्जीव वस्तु को हम नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग पुरुषवाची शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पुरुषवाची शब्द क्या होते? लिखते जाएंगे। पुरुषवाची शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम कहते हैं रामः, छात्रः, बालकः, पुरुषः, गजः, जो भी आप दे सकते हैं, सिंहः इत्यादि, यानी पुरुषवाची शब्द प्रायः पुल्लिंग। अब आते हैं कि स्त्रीवाची शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग में आप लोग ध्यान दिए होंगे, हम पढ़ाए थे आप लोगों को टाप और इंगीप प्रत्यय। याद है आप लोगों को टाप और इंगीप? टाप और इंगीप याद है? टाप में आ और इंगीप में बड़ी ई, यानी कोई भी पुल्लिंग शब्द में टाप और इंगीप लगाएंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। तो ध्यान देंगे, टाप आ और ई, बड़ी ई जिसमें लगेगा वह स्त्रीलिंग है। जैसे लता, लता, नारी, गौरी, नर्तकी, नारी, गौरी, नर्तकी, आजा, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। श्रीमती, श्रीमती,
रूपवती, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ध्यान देंगे, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, यानी पुरुषवाची शब्द पुल्लिंग होता है, स्त्रीवाची शब्द स्त्रीलिंग होता है, और जो शब्द न तो पुल्लिंग होता है और न ही स्त्रीलिंग होता है, जो शब्द या नपुंसक लिंग वे शब्द होते हैं जो न तो पुल्लिंग होते हैं और न ही स्त्रीलिंग होते हैं। अर्थात होते क्या है वो? तो जो शब्द निर्जीव होते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं को हम प्रायः नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये डस्टर है, डस्टर को यदि हम छोड़ते हैं तो डस्टर गिर जाता है, ये अपने आप नहीं चलता, इसमें कोई जान नहीं है। तो आप उसका उदाहरण लेंगे तो होगा